दिल पर चोट पड़ी है तब तो आह लबों तक आई है, यूं ही छन से बोल उठना तो शीशे का दस्तूर नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ धर्म, आस्था और भेदभाव के तमाशों की भी कमी नहीं है। मार्च के अंतिम सप्ताह से कोरोना फैलाने के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो अब बढ़ते बढ़ते रोहिंग्याओं तक पहुंच गया है। आम जनता में आपसी सद्भाव और भरोसा तो बीते कई वर्षों में घट ही चुका है। धर्म के आधार पर भी किसी को अपना मानना और किसी को संदेह की नज़र से देखना, यही रिवाज समाज का बन चुका है। और अब सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है उससे समाज में संदेह और नफरत के बढ़ने का रास्ता तैयार हो रहा है। देश में कोरोना के मामले जब एकदम तेजी से बढ़ने लगे तो उसके पीछे दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिन्होंने एक कार्यक्रम में भारी संख्या में शिरकत की और उसके बाद पूरे देश में जमात के सदस्य गए। इस घटना के बाद से देश भर में जमात के लोगों की चुन चुन कर शिनाख्त की गई और उनकी स्वास्थ्य जांच का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की कोविड-19 जांच कराएं, क्योंकि इनमें से कई तबलीगी जमात के मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक 40,000 रोहिंग्या दिल्ली, जम्मू और हैदराबाद समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। पिछले महीने जम्मू में रहने वाले 8 रोहिंग्या मुसलमानों को निजामुद्दीन स्थित मरकज में शामिल होकर लौटने के बाद आइसोलेशन में रखा गया था। वैसे कोरोना से बचने का फिलहाल एकमात्र तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। ऐसे में किसी भी मकसद से कहीं भी भीड़ जुटाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है। लेकिन इसमें केवल धर्म के आधार पर एक समूह या एक समुदाय पर अगर कार्रवाई हो या सरकार उनकी जांच के लिए अलग से आदेश दे तो फिर क्या कहा जाए? क्या इसमें किसी साजिश की बू नहीं आती है? हिंदुस्तान में बीते एक अरसे से मुसलमानों को किसी न किसी तरह निशाने पर लेने की कोशिशें चल रही हैं। गौमांस, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, ये तमाम शब्द इन कोशिशों के गवाह हैं और अब इसमें कोरोना का नाम भी शामिल हो गया है। रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा गृह मंत्रालय का ताज़ा आदेश उनकी मुसीबतों में इजाफा ही करेगा। अपने वतन से निर्वासित ये समुदाय शरण की आस में भारत आया था, लेकिन उसे लगातार तरह तरह के शक भरे सवालों का सामना करना पड़ा और अब जमात में शामिल होने गए कुछ लोगों के कारण यह अंदेशा बढ़ गया है कि पूरे समुदाय पर इसका असर पड़ेगा। वैसे इस देश में अकेले मुसलमान ही नहीं हैं जिनका एक तबका धार्मिक मकसद से इकट्ठा हुआ हो और कोरोना के खतरे को बढ़ने का सबब बना हो। हिंदू भी इसमें पीछे नहीं है। कर्नाटक का कलबुर्गी जिला कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट है। इसके बावजूद गुरुवार को यहाँ चित्रपुर तालुका के रवुर गांव में भगवान सिद्धलिंगेश्वर मंदिर में 15 से 20 मिनट तक सालाना रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ी। इस समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा हुए और शारीरिक दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन नहीं किया। पहले मंदिर प्रबंधन ने रथ यात्रा का आयोजन नहीं करने का भरोसा प्रशासन को दिलाया था, लेकिन फिर इस भरोसे को तोड़ भी दिया। कलबुर्गी के एसपी के मुताबिक आमतौर पर रथ यात्रा का आयोजन शाम के वक्त होता है, लेकिन मंदिर प्रबंधन ने पुलिस से बचने के लिए सुबह के वक्त ही इसका आयोजन कर लिया। अब इस आपराधिक चालाकी को क्या कहा जाए? जो मूर्खता तबलीगी जमात में शामिल लोगों ने की, वही रथ यात्रा में शामिल लोगों ने भी की। अपनी आस्था के आगे उन्हें शायद दुनिया के सारे खतरे छोटे लगते हों, लेकिन फिर भी उन्हें ये कतई हक नहीं है कि वे खुद के साथ दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालें। वैसे केवल आस्था की ही नहीं बल्कि कोरोना समय में वीआईपी कल्चर की मार भी पड़ रही है। बीते कुछ समय में कुछ नेताओं के ऐसे कारनामे सामने आए हैं जब अपने समर्थकों की भीड़ उन्होंने जुटाई और अब इसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का नाम भी जुड़ गया है, जिनके बेटे की शादी में हाई प्रोफाइल मेहमानों का जमावड़ा रहा और इस धूमधाम में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हुआ। इसीलिए इन तमाम लोगों के लिए यही कहा जा सकता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वैसे कोरोना के कारण जितना खतरा जान पर बनाया है, उतना ही बड़ा खतरा जीवन यापन पर भी बनाया है। मोदी जी ने जान भी जहान भी की बात तो की, लेकिन देश के जो आर्थिक हालात हैं उसे देखकर यह तो लगता ही नहीं कि सरकार के पास इस संकट से निकलने के लिए कोई दूरगामी प्लानिंग या तरकीब है। राहत पैकेज या टैक्स के नियमों में थोड़ी बहुत छूट जैसे उपाय तो बहुत कम देर के लिए असरकारी होंगे, मगर देश में विकास की गाड़ी को रिवर्स गियर में डालने से रोकना है तो उसके लिए कोई मजबूत योजना की जरूरत है। कोरोना वायरस का खतरा भारत में आया तो अपने साथ अर्थव्यवस्था के लिए चिंताएं भी लेकर आया।
मोदी सरकार ने देश को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का दावा किया था। हालांकि 5 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं इसका पता भाजपा के ही बहुत से लोगों को नहीं है, बल्कि सरकार में तो शामिल कुछ लोग 5 ट्रिलियन को 5 मिलियन टन भी बोलते नजर आए। बहरहाल अब तो न बांस है न बांसुरी। सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की झुक चुकी आर्थिक कमर को तोड़ने का रहा सहा काम कोरोना ने कर दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं अंदेशा जता रही हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 0 से 2% रह सकती है। देश में रेलवे का संचालन 3 मई तक बंद है और इस कारण हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। कई बड़े कारखानों और उद्योग धंधों पर भी लॉकडाउन की वजह से ताला लगा है। पर्यटन, रेस्तरां, मनोरंजन जैसे उद्योग भी पूरी तरह से बंद हैं, जबकि यहां हमेशा हलचल बनी रहती थी। कुछ ऐसा ही हाल छोटे कारोबारियों का है। न उनका व्यापार चल रहा है, न वे अपने कामगारों को वेतन देने की हालत में हैं। उद्योगपतियों और कारोबारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है तो रोज कमाने खाने वालों की भी जान पर बनाई है। नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के मुताबिक देश भर के 4 करोड़ से अधिक रेहड़ी पटरी ठेले वालों में 95% घर पर बैठे हैं। इन लोगों के कारण 8,000 करोड़ रुपए रोज का टर्नओवर भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता था, लेकिन अब इस हिस्से की पूंजी तेजी से बिखर रही है। मोदी जी ने पिछले दिनों देश को कई बार संबोधित किया और कोरोना से बचने बचाने की बातें कहीं, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर कोई ठोस बात उनके संबोधनों का हिस्सा नहीं रही। तक्षशिला इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और फाउंडर नितिन पाई के अनुसार भारत की जीडीपी प्रतिदिन $7.5 बिलियन की है। लॉकडाउन की वजह से अगर रोजाना 40% की इसमें गिरावट भी मान लें तो रोज का नुकसान $3 बिलियन का है, यानी 21 दिन में $63 बिलियन का नुकसान और 40 दिन के लॉकडाउन में $120 बिलियन का नुकसान होगा। तो जो नुकसान हो रहा है वो तो नजर आ ही रहा है, लेकिन इससे उबरने का क्या रास्ता है वो नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने अब तक शायद इस बारे में कोई रोड मैप ही तैयार नहीं किया है। अगर किया है तो उसे जनता को बताना चाहिए कि कैसे वो डूबती अर्थव्यवस्था को पार लगाएगी, ताकि बेहाल जनता को थोड़ी राहत मिले। देश में लाखों कामगार अपने घर लौटने की राह देख रहे हैं। उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है। लाखों कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है या बिना वेतन के वे अपने संस्थान खुलने का इंतजार कर रहे हैं। किसी न किसी वजह से लोन लेकर बैठे लोगों को चिंता सता रही है कि वो ईएमआई का भुगतान कैसे करेंगे। सवाल कई हैं, लेकिन न तो वित्त मंत्री और न ही प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं। अलबत्ता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ घोषणाएं जरूर की हैं, लेकिन वो कितना असर इस वक्त डाल पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया एक बड़ी आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है। ये मंदी 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से भी ज्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण $9.9 ट्रिलियन के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, जो कि जापान और जर्मनी के संयुक्त जीडीपी से भी ज्यादा है। जाहिर है कि समस्या बड़ी है तो उसका हल निकालने के तरीके भी बड़े होने चाहिए। लेकिन फिलहाल रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती की है, जिससे अब ये घटकर 3.7% पर आ गई है। इसके साथ ही नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी जैसे वित्तीय संस्थानों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की रीफाइनेंसिंग की घोषणा की है। बेशक इस तरह के कदमों से छोटे कारोबारियों और उद्योग जगत को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन सरकार को इस वक्त उन लाखों कामगारों के लिए भी बड़े फैसले लेने होंगे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या भुखमरी की हालत में पहुंच चुके हैं। हाल ही में अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी और रघुराम राजन ने इस संबंध में जो चिंता व्यक्त की है वो अकारण नहीं है। एक लेख में इन तीनों बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि लॉकडाउन में सबसे बड़ी चिंता यह है कि कमाई का जरिया खत्म होने और वितरण प्रणाली में समस्याओं की वजह से बड़ी संख्या में लोग गरीबी या भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। इनका सुझाव है कि मार्च 2020 में भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 7.7 करोड़ टन अनाज पड़ा हुआ था, जो कि बफर स्टॉक का 3 गुना है। आने वाले दिनों में अनाज के भंडारण की मात्रा बढ़ेगी ही, क्योंकि रबी फसलों की खरीदारी होने वाली है। इसीलिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो पहले के स्टॉक पड़े हैं उसे खाली किया जाना चाहिए। इसमें देरी करना बुद्धिमानी नहीं है। इसके साथ ही इनकी ये भी सलाह है कि कम से कम 6 महीने के लिए सभी जरूरतमंदों को अस्थायी राशन कार्ड जारी किए जाएं, ताकि किसी को भी भूखा न रहना पड़े। तो सरकार को सही सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है। अर्थशास्त्री जहां मंदी से निकलने या उसमें भी बेहतर तरीके से जनता का ख्याल रखने के उपाय सुझा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के कई नेता भी सरकार को समय समय पर सावधान कर रहे हैं, इस मुसीबत से निकलने के उपाय सुझा रहे हैं। राहुल गांधी फरवरी से कोरोना को लेकर संभलने की चेतावनी देते आ रहे हैं, आप सबको पता है। उन्होंने इस वजह से आर्थिक संकट होने का अंदेशा भी जतलाया था और हाल ही में उन्होंने लॉकडाउन को लेकर कहा कि यह मुसीबत को थोड़ी देर के लिए टाले रखेगा, लेकिन कोरोना से
निपटने का एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक मात्रा में टेस्ट किए जाएं। हाल ही में राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के जरिए एक प्रेस वार्ता में ये बातें कहीं। राहुल गांधी की बातों को सरकार ने कितना सुना और माना ये तो पता नहीं, लेकिन अब जूम ऐप के खतरे सरकार को नजर आए हैं। लॉकडाउन के इस दौर में बहुत से लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए वीडियो कॉलिंग ऐप जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब इस ऐप को भारत में बैन करने की मांग उठने लगी है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े को एक लेटर पिटीशन भी भेजा गया है। जूम ऐप डाउनलोड और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करने वाले इस पिटीशन में ये कहा गया है कि ये ऐप निजता के अधिकार की धज्जियां उड़ा रहा है। आपको बता दें कि जूम एक फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। इसके जरिए यूजर एक बार में 100 लोगों तक से बात कर सकता है, लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि इसका इस्तेमाल सुरक्षित नहीं है। बताया जा रहा है कि इस ऐप के जरिए पर्सनल डाटा आसानी से चोरी किया जा सकता है। वीडियो कॉलिंग भी हैक की जा सकती है। हाल ही में सरकार ने जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के इस्तेमाल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है और चेताया है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जूम ऐप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि इसमें मैसेज भेजने वाला और पाने वाला ही मैसेज पढ़ सकता है। जूम में ऐसा नहीं है, इसे आसानी से हैक किया जा सकता है, यानी तीसरा शख्स भी आसानी से मैसेज पढ़ सकता है। जूम ऐप को लेकर वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार इसमें पाया गया है कि इस ऐप से वीडियो कॉलिंग और मीटिंग के बहुत सारे वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं, जबकि ये वीडियो ऐप यूजर्स ने नहीं डाले, तो ये लीक कैसे हुए? सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिससे इंटरनेट पर जूम वीडियो ढूंढ कर लाया जा सकता है। जूम ऐप जर्मनी, ताइवान और सिंगापुर सहित कई देशों में बैन किया जा चुका है। गृह मंत्रालय की ताज़ा गाइडलाइन के बाद भारत में भी अब सरकारी कामकाज के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार इतनी फिक्रमंद है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहती है कि इंडियन स्टार्टअप कंपनियां सरकार के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म तैयार करें, लेकिन क्या उनमें निजता का पूरा ख्याल रखा जाएगा? और अभी जिस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने पर जो जोर दिया जा रहा है, क्या वो पूरी तरह से सेफ है? कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार ने कई उपाय किए, जिनमें एक है आरोग्य सेतु नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च करना। भारत में लॉकडाउन की शुरुआत 24 मार्च से हुई और 3 अप्रैल को इस ऐप को लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार का दावा है कि ये ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरों से आगाह करने में मदद करता है। दावा इस बात का भी है कि अगर आपके मोबाइल में ये ऐप है तो आप इससे अपने इर्द गिर्द के कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में भी पता कर सकते हैं। सरकार आरोग्य ऐप को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके अपना रही है। खबर है कि अब इस ऐप के जरिए लॉकडाउन का ई पास मिल सकेगा। सरकार का दावा है कि ये ऐप यूजर्स की निजता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस ऐप के जरिए जुटाए जा रहे निजी डाटा में एक खास तरह का इंक्रिप्शन यानी इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा कोड है, जो आपके निजी डाटा को आपके मोबाइल में ही रखेगा। लेकिन विशेषज्ञों की चिंता है कि जो जानकारी सरकार इकट्ठा कर रही है उसका इस्तेमाल कब तक होगा और कैसे होगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। साइबर कानून एक्सपर्ट पवन दुग्गल के मुताबिक एक तरफ ये ऐप आपके कोविड-19 स्टेटस को अपडेट करता है, वहीं 24 घंटे आपकी लोकेशन पर भी नजर रखता है। दूसरी बात, ये जो सारा डाटा एकत्रित हो रहा है, आखिर ये किस एजेंसी के पास जा रहा है, इस पर अभी कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। और तीसरी बात, इस ऐप के जरिए आपका निजी मेडिकल डाटा एकत्रित होकर कहीं जा तो रहा है, लेकिन आपको अभी ये नहीं पता कि आखिर ये सब किस साइबर कानून के अंतर्गत आता है। तो लॉकडाउन के इस वक्त में जब लोगों का बहुत सा समय मोबाइल पर बीत रहा है, साइबर क्राइम की आशंकाएं बढ़ रही हैं, विशेषज्ञों ने जो सवाल उठाए हैं, सरकार को उनके समाधान की कोशिश भी करनी चाहिए। कोरोना अपने साथ कई तरह की परेशानियां लाया है। जान बचाने की चिंता, कमाने खाने की चिंता, समाज में समरसता बनाए रखने की चिंता और इन सब से बढ़कर भविष्य कैसा होगा इसकी चिंता भरे इस समय में सबकी निगाहें सरकार पर ही टिकी हुई हैं। तो देखना है कि वो कितनी कुशलता से इन चिंताओं से देश को बाहर निकालती है। खैर, फिराक गोरखपुरी साहब ने ठीक ही फरमाया है कि न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।